नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम प्रिंस जायसवाल है और आज मैं उत्कर्ष क्लासेज में एक छोटा सा डेमो दूंगा बिहार एग्रीकल्चर पे। आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि मेरा नाम प्रिंस जायसवाल है। मैंने बीटेक कंप्यूटर साइंस से किया है और लगातार 2014 से लगातार मैं मेंस अभी तक देते आ रहा हूँ। कई बार इंटरव्यू के लिए कॉल भी हुआ है। अभी कई सारी परीक्षाओं जैसे उत्तर प्रदेश BCS जो है समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का जो फाइनल रिजल्ट है अभी पेंडिंग चल रहा है मेरा, और भी बहुत सारी परीक्षाओं का रिजल्ट अभी आना बाकी है। तो चलिए आज हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टॉपिक पे, बिहार एग्रीकल्चर पे। और बिहार की जितनी भी आगामी परीक्षाएं होने वाली है, चाहे बिहार की आपकी बिहार BCS की परीक्षा हो, चाहे वो मेंस की परीक्षा हो, चाहे वो बिहार SSC की परीक्षा हो, चाहे वन डे एग्जाम की परीक्षा हो, बिहार की मैं बात करूँ तो उस सभी मुद्दों पे मैं बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आज बिहार एग्रीकल्चर पे सिर्फ बात करने वाला हूँ, क्योंकि बिहार एक परिचय पढ़ा चुका हूँ और बिहार एग्रीकल्चर, बिहार की कृषि, बिहार में कृषि में कितने संलग्न, कितने % लोग बिहार की कृषि में लगे हुए हैं, बिहार में औसत जोतों का आकार क्या है, बिहार में कृषि का क्षेत्रफल कितना है, लोगों के पास कितनी जमीन है, कौन सी फसल बोई जाती है, इन सभी मुद्दों पे मैं बात करूंगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं बिहार के बारे में। बिहार कृषि, बिहार एग्रीकल्चर, बिहार कृषि के बारे में हम लोग बात करेंगे, बिहार एग्रीकल्चर के बारे में हम लोग बात करेंगे, बिहार के एग्रीकल्चर के बारे में बात करेंगे। और बिहार एग्रीकल्चर में सिर्फ बिहार की ही बात होगी और किसी की नहीं बात होगी। तो सबसे पहला पॉइंट वाइज करके मैं बता देता हूँ, बिहार की 75% जो जनसंख्या है वो कृषि कार्यों पर निर्भर है, यानी कृषि कार्यों में लगी हुई है, कृषि कार्य में संलग्न है। तो बिहार की, क्योंकि यूपी और बिहार के लोग मैक्सिमम कृषि ही करते हैं, बिहार की 75% जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है, कृषि पर निर्भर है, यानी उनकी आय का स्रोत जो है वो कृषि है, निर्भर है। बिहार की जो 75% जो जनसंख्या है वो कृषि पर निर्भर है। कृषि योग्य भूमि जो है, बेसिकली कृषि योग्य जो भूमि है वो कुल क्षेत्रफल का बेटा 80% जो क्षेत्रफल है वो कृषि योग्य भूमि का है। कृषि योग्य अगर भूमि की मैं बात करूं, कृषि योग्य भूमि जो है कुल क्षेत्रफल का 80%, यानी कृषि योग्य भूमि कितना है, कुल क्षेत्रफल का 80% है। लगभग सभी जिलों में अगर मैं बात करूं वहां के मुख्य भोजन क्या है, तो बिहार के लोगों का मुख्य जो भोजन है वो चावल है और लगभग सभी जिलों में, यानी लगभग 38 जिलों में धान की खेती की जाती है। अगर मैं मुख्य भोजन के बारे में बात करूं, मुख्य भोजन क्या है, मुख्य भोजन वहां का, मुख्य भोजन जो है वहां के लोगों का चावल है। और जब चावल है तो जाहिर सी बात है खेती तो होगी, चावल होगा, चावल अगर पैदावार हो रही है तो खेती तो होगा ना। तो लगभग सभी जिलों में, यानी बिहार के लगभग सभी जिलों में, कितने भी जिले हैं, लगभग के बारे में मैंने इसलिए कहा 38 जिलों में धान की खेती होती है, धान की खेती होती है। ठीक है, ये पॉइंट वाइज करके बेटा बता दे रहा हूं ताकि आप लोगों को पता चले कि बिहार की जनसंख्या कितनी है, कुल क्षेत्रफल कितना है, मुख्य भोजन क्या है वहां का। और बिहार के लगभग सभी जिलों में, यानी कि 38 जिलों में जो खेती होती है वो किसकी होती है, चावल की खेती होती है। ठीक है, और बिहार को मैं अगर बात करूं कि वहां पर जो चावल है, जैसे कतरनी चावल है, उसको GI टैग मिला हुआ है, जो भागलपुर मुंगेर को GI टैग मिला हुआ है कतरनी चावल। तो बिहार के, यहाँ पे ये भी लिख देता हूं, बिहार के कतरनी चावल जो बेसिकली आपके भागलपुर और मुंगेर एरिया में पाई जाती है, भागलपुर, मुंगेर, कतरनी चावल जो है को GI टैग, जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन, भौगोलिक संकेतक मिला हुआ है, भौगोलिक संकेतक मिला हुआ है। तो एक एक चीज आपको बताया जाएगा इसमें, जैसे बिहार की जनसंख्या, बिहार का कुल क्षेत्रफल, जो कृषि योग्य भूमि, मतलब कृषि करने वाली कितनी भूमि है, भोजन क्या है, कितने धान की खेती कितने जिलों में की जाती है, और कतरनी चावल जो है, जो इससे रिलेटेड है चावल से, तो इसको बताने की पूरी कोशिश किया गया है। अगर हम बात करें बिहार के बारे में कि बिहार को कृषि संरचना के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, तो अगला जो इसी में पॉइंट होगा, 5वां पॉइंट होगा, बिहार को कृषि संरचना के आधार पर
इसी में आगे बता देता हूं 5वां पॉइंट जो है, बिहार को कृषि संरचना के आधार पर, बिहार को कृषि संरचना के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है, बांटा गया है। एक है उत्तरी बिहार का क्षेत्र, उत्तरी बिहार का क्षेत्र जहां पर कृषि सघनता जो है सबसे अधिक है, सघनता सबसे अधिक है, यानी ऊपर का जो क्षेत्र है वहां पर कृषि सघनता सबसे अधिक है, ठीक है। एक है उत्तरी बिहार का क्षेत्र जहां पर कृषि सघनता जो है वो सबसे अधिक है, लगभग 65 से लेकर 80% जो जनसंख्या है वो कृषि कार्यों में लगी हुई है, यानी कि 65 से 80% भूभाग पर कृषि कार्य की जाती है, 65 से लेकर 80% भूभाग पर कृषि की जाती है, और अगला जो है वो दक्षिणी बिहार का क्षेत्र जो है, दक्षिणी बिहार का क्षेत्र जो है कृषि सघनता कम है, सघनता कम है, यहाँ पर लगभग 45% से लेकर के 60% के आसपास भूभाग पर कृषि कार्य किया जाता है, कृषि कार्य किया जाता है, ठीक है, जाता है, ठीक है। तो मैंने क्या बताने की कोशिश किया कि बिहार को कृषि संरचना के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, एक उत्तरी बिहार का क्षेत्र है, दूसरा दक्षिणी बिहार का क्षेत्र है। उत्तरी बिहार का क्षेत्र है जहां पर कृषि सघनता सबसे अधिक है, यानी कि कृषि में कार्य करने वाले लोगों की संख्या अधिक है, अधिक से अधिक भूभाग पर कृषि की जाती है, तो यहाँ पर 65 से लेकर 80% भूभाग पर कृषि की जाती है। और दूसरा है दक्षिणी बिहार का क्षेत्र जो है वहां पर कृषि सघनता उत्तर के कंपेयर में कम होता है, यानी ऊपर वाला ऊपर, जैसे ऊपर उत्तर और दक्षिण में कम है, कृषि सघनता कम है, और यहाँ पर 45 से लेकर 60% भूभाग पर कृषि कार्य किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, छठवां पॉइंट पे बात करते हैं। एक एक पॉइंट आपको बताया जाएगा, कृषि से रिलेटेड ही सिर्फ मैं बताऊंगा, क्योंकि पहले बिहार और झारखंड एक ही था, लेकिन बिहार और झारखंड मतलब बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य बना, जो अस्तित्व में है। सन 2000 में 3 राज्यों को अलग किया गया था, जैसे उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, बिहार से झारखंड, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़। तो बिहार से झारखंड जब अलग हुआ तो जितने भी लौ ऐसे संसाधनों से भरपूर जो क्षेत्र था वो सारा का सारा 97% जो एरिया था वो एरिया चला गया था झारखंड के पास। सिर्फ 3% एरिया जो है वो जो बिहार और झारखंड का जो बॉर्डर है वो सिर्फ बचा हुआ है, यानी कि जितने भी लौ ऐसे भरपूर चीजें हैं वो चली गए झारखंड में, बाकी सब बचा हुआ जो एक क्षेत्र है वो सब है बिहार के पास, यानी कि 3% मात्र है। बाकी जितने भी लौ से संबंधित जो कोयला है या जो भी चीजें मिलती हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे अब्रक पे, पायराइट पे, सब पे अधिकार है इसका, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं और आगे इसके, ठीक है। तो मैं बिहार को ही लेके चलूंगा, मैं झारखंड को फोकस नहीं करूंगा। एक मिनट प्लीज वेट, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए, ठीक है। एक्चुअली रिकॉर्डिंग मैं खुद से कर रहा हूँ, तो रिकॉर्डिंग मैं खुद से कर रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाइए बस, प्लीज वेट, ठीक है, ठीक। चलिए बिहार की अगर मैं बात करूं, प्रति व्यक्ति भूधारण क्षमता कितनी है, अगर मैं इस पे बात करूं तो बिहार के प्रति व्यक्ति भूधारण जो क्षमता है, बिहार की प्रति व्यक्ति भूधारण क्षमता, यानी भूमि धारण करने की जो क्षमता है, भूधारण क्षमता जो है बिहार के प्रति व्यक्ति का, यानी कि प्रति व्यक्ति का भूधारण क्षमता की मैं बात कर रहा हूं। बिहार के जितने भी 10.5 करोड़ 11 करोड़ जनसंख्या है उसमें प्रति व्यक्ति का अगर हिसाब से मैं बात करूं तो बिहार के प्रति व्यक्ति भूधारण जो क्षमता है बेटा वो कितना है, तो प्रति व्यक्ति भूधारण जो क्षमता है 0.4 हेक्टेयर, यानी कि एक व्यक्ति के पास 0.4 हेक्टेयर भूमि है। बिहार के प्रति व्यक्ति भूधारण क्षमता कितना है, 0.4 हेक्टेयर है। अगर मैं औसत के बारे में बात करूँ, अगर औसत भूधारण क्षमता अगर राष्ट्रीय स्तर पर औसत भूधारण क्षमता के बारे में बात करूँ, राष्ट्रीय स्तर पर औसत भूधारण जो क्षमता है, औसत भूधारण जो क्षमता है वो कितना है, अगर औसत के बारे में बात की जाए कि भूधारण क्षमता जो कितनी है तो 1.5 हेक्टेयर है, 1.5 हेक्टेयर। तो आप देख सकते हैं कि अगर औसत ही 1.5 हेक्टेयर है और बिहार का कितना है 0.4
हेक्टेयर है, अगर इससे कंपेयर किया तो 0.9 हेक्टेयर की अभी भी कमी है राष्ट्रीय स्तर से। ठीक है, तो ये भी आपको जरूर जानना चाहिए कि राष्ट्रीय स्तर पर भूधारण जो क्षमता है वो बहुत ही कम है, यानी कि 0.4 हेक्टेयर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सारी बिंदुओं पर बात किया जाएगा और भी बात करते हैं हम और भी मुद्दों पे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ में आ रहा होगा और दिखाई भी दे रहा होगा। ठीक है, चलिए और बात करते हैं। बिहार में लगभग 77% किसानों के पास, अगर सीमांत किसान, लघु किसान और बृहद किसान जो होते हैं, बिहार में 77% किसानों के पास 1 हेक्टेयर से भी कम भूमि है। ठीक है, बिहार में नोट कर लीजिए, साथ में पॉइंट शायद होगा। बिहार में 77% किसानों के पास लगभग, देख लीजिए ये स्थिति है बिहार की। बिहार में 77% किसानों के पास लगभग कितनी है बेटा, लगभग जो है आपकी 1 हेक्टेयर से भी कम जमीन है, से भी कम जमीन है, यानी कि सीमांत किसान है ये, जो 1 हेक्टेयर से कम जमीन होती है तो क्या कहते हैं उसको, सीमांत किसान कहते हैं। 77% किसानों के पास लगभग 1 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। ठीक है, और बिहार में 19% किसानों के पास, 1 से लेकर 4 हेक्टेयर तक की भूमि है, क्योंकि 1 से लेकर 2 हेक्टेयर तो बृहद होता है। और बिहार में लगभग 1% ही सिर्फ किसानों के पास 4 हेक्टेयर से अधिक जमीन होती है, 4 हेक्टेयर से अधिक जमीन है। अर्थात आप यहीं पर देख सकते हैं कि असमानता कितना ज्यादा है। 77% किसानों के पास 1 हेक्टेयर से भी कम जमीन होती है और 1% सिर्फ किसानों के पास आप देखिए 4 हेक्टेयर से भी अधिक जमीन है, यानी गरीबी और अमीरी की जो खाई है वो देखिए कितना बड़ा है, कितनी असमानताएं हैं गरीबी और अमीरी में। ठीक है, ये तो मैं भूधारण क्षमता के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, आगे भी आपको और भी चीजें आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं औसत जोतों के आकार के बारे में बात करूं कि औसत जोतों का आकार कितना है, तो बिहार में औसत जोतों का जो आकार है वो 0.4 हेक्टेयर, 0.39 हेक्टेयर है। चलिए, औसत जोतों का जो आकार है, जोतों का आकार जो है 0.39 हेक्टेयर। बिहार के औसत जोतों का जो आकार है बेटा वो कितना है, 0.39 हेक्टेयर, 0.39 हेक्टेयर। ठीक है, चलिए और आगे हम बात करेंगे इसके बारे में, बिहार के ही बारे में। ठीक है, ये किसानों का मैंने बता दिया 77%, 19% और 1%। 77% के पास 1 हेक्टेयर से कम, 19% के पास 1 से लेकर 4 हेक्टेयर और 1% के पास 4 हेक्टेयर से कम जमीन है। ठीक है, औसत जोतों का जो आकार है वो बिहार में कितना है, 0.39 हेक्टेयर। चलिए और आगे बात करते हैं। बिहार में पॉइंट वाइज करके बताया जा रहा है ताकि परीक्षा में, कोई भी परीक्षा में क्वेश्चन आए तो आप उस स्थिति में रहे कि क्वेश्चन को आप लोग कर सकें। ठीक है, बिहार में अगर मैं बात करूं वर्मी कंपोस्ट का, चलिए सब तो खेतों तो हो गया, बिहार में वर्मी कंपोस्ट की अगर मैं बारे में बात करूं तो बिहार में वर्मी कंपोस्ट जो है, सबसे ज्यादा वर्मी कंपोस्ट की जो फैक्ट्री है वो आपके बेगूसराय में लगाई गई है। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं कि बेगूसराय जिला को वर्मी कंपोस्ट का जनक कहा जाता है। 9वां होगा शायद, बेगूसराय जिला को वर्मी कंपोस्ट का जनक जिला कहा जाता है, जनक जिला कहा जाता है, वर्मी कंपोस्ट जिला कहा जाता है। बिहार के वर्मी कंपोस्ट की पहली इकाई ही जो लगाई गई थी वो खोदा बदापुर जो है, जो बेगूसराय में पड़ता है, वहीं पर लगाया गया था। और बिहार के जो बेगूसराय जिला को वर्मी कंपोस्ट का जनक जिला कहा है। तो इसी में बता दे रहा हूँ कि बिहार, जो वर्मी कंपोस्ट का मतलब होता है घरेलू कचरा से बनाया गया जो उत्पाद होता है उसे ही हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। ठीक है, तो बिहार के बेगूसराय जिला को वर्मी कंपोस्ट का जनक जिला कहा जाता है। ठीक है, तो बिहार में वर्मी कंपोस्ट की जो पहली इकाई ही लगाई गई थी वो जो खोदा बदापुर जो आपका बेगूसराय में पड़ता है वहां पर लगाया गया था। बिहार में वर्मी कंपोस्ट की पहली इकाई, वर्मी कंपोस्ट की पहली इकाई जो बेटा
खोदाबदपुर बेगूसराय में लगाया गया था। बेगूसराय में लगाया गया था। बिहार में वर्मी कंपोस्ट की जो पहली इकाई जो थी खोदाबदपुर में बेगूसराय में लगाया गया था। और मजे की बात तो ये है कि एक मिनट रुक जाइए, मार्कर में चेंज कर लो, शायद आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा होगा। वर्मी कंपोस्ट का जनक किसे कहा जाता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक मिनट मार्कर चेंज कर लेता हूँ। वर्मी कंपोस्ट का जनक किसे कहा जाता है? तो वर्मी कंपोस्ट का जो जनक कहा जाता है, आर के सोहानी साहब को वर्मी कंपोस्ट का जनक कहा जाता है। तो वर्मी कंपोस्ट का जनक आर के सोहाने को कहा जाता है। इन्हीं की पहल पर वहां पर लगाया गया था। सोहाने को कहा जाता है, आर के सोहाने को कहा जाता है। यानी कि वर्मी कंपोस्ट का जनक किसे कहता है? आर के सोहाने को कहा जाता है। इन्हीं की पहल पर, आर के सोहाने जी की ही पहल पर बिहार में वर्मी कंपोस्ट की पहली इकाई जो है बेगूसराय में लगाया गया था। ठीक है, और बरौनी के जस्ट बगल में है बेगूसराय जो जिला है। बेगूसराय बेसिकली जो है, आप बरौनी जो है तेल शोध कारखाना भी है, सभी लोग जानते भी हैं। तेल शोध कारखाना की सबसे बड़ी इकाई है। मैं थोड़ा कैमरा इधर कर देता हूँ। ठीक है, तेल शोध कारखाना की सबसे बड़ी इकाई है, सभी लोग जानते हैं। ठीक है, तो बेगूसराय जिले को वर्मी कंपोस्ट का जनक जिला कहा जाता है। ठीक है, इसके साथ ही साथ बिहार का पहला जैविक ग्राम कौन सा है उसके बारे में मैं बात करूंगा कि बिहार का पहला जो जैविक ग्राम है बेटा, तो बिहार का पहला जो जैविक ग्राम है वो कोठिया समस्तीपुर में है। इसको आगे मैं बढ़ा देता हूँ। बिहार का पहला अगर जैविक ग्राम के बारे में बात करूं, ठीक है, मैं एक बार मार्कर चेंज कर देता हूं। मार्कर, ठीक है, बिहार का पहला जैविक ग्राम, अब शायद दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा। बिहार का पहला जैविक ग्राम, बिहार का पहला जो जैविक ग्राम है वो बिहार का पहला जैविक ग्राम कौन सा है? कोठिया समस्तीपुर में है। कहां पर है बेटा? कोठिया एक जगह है जो समस्तीपुर में आता है। कोठिया समस्तीपुर में। बिहार का पहला जैविक ग्राम अगर मान लीजिए आपसे पूछ दे कि पहला जैविक ग्राम कौन सा है, तो कोठिया समस्तीपुर में जो जगह है वहीं पर स्थित है। ठीक है, अगर कुल जैविक ग्राम की बात करें कितना है बिहार में, तो बिहार में, ये तो पहला मैंने बताया, बिहार में कुल जैविक ग्राम जो है बेटा, वो जैविक ग्रामों की संख्या जो है, इत्तेफाक देखिए, वो भी 38 है जितने जिले हैं। ठीक है, तो बिहार में जैविक ग्राम भी उतने हैं जितने बिहार में जिले हैं। 38 जिले जो है, 38 जैविक ग्राम है। ठीक है, अब थोड़ा हम बिहार में बिहार में जो जीआई टैग मिला है, आप सभी को जानते हैं कि शाही लीची, बिहार की लीची बड़ा फेमस है, मुजफ्फरपुर की लीची, शार्दुल आम, कतरनी चावल। तो उन्हीं थोड़े मुद्दों पे हम बात करेंगे। मखाना का लावा जो दरभंगा का फेमस है, तो थोड़ा सा हम जीआई टैग के बारे में, जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। जो भौगोलिक संकेतक जो होता है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं, बिहार के हिसाब से बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं जीआई टैग। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे जीआई टैग के बारे में, भौगोलिक संकेतक के बारे में हम लिखेंगे। चलिए, क्योंकि बिहार के हिसाब से मैं बता रहा हूं आपको, भौगोलिक संकेतक, जीआई टैग, भौगोलिक संकेतक, जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन। चलो, भौगोलिक लीची, सभी लोग जानते हैं कि मुजफ्फरपुर की लीची बड़ा ही फेमस है। तो लीची कहाँ पाई जाती है बिहार में? बिहार में जो लीची पाई जाती है मुजफ्फरपुर और आसपास के, जब मुजफ्फरपुर में पाई जाएगी तो आसपास के क्षेत्रों में पाई जाएगी, और आसपास के क्षेत्रों में मुजफ्फरपुर वो आसपास के क्षेत्रों में ये क्या पाई जाती है? लीची पाई जाती है। जब लीची पाई जाती है, वर्ल्ड फेमस है लीची का बड़ा क्रेज है बिहार के मुजफ्फरपुर में। तो लीची अनुसंधान केंद्र कहाँ स्टार्ट होगा? जब लीची मुजफ्फरपुर में जब पाई जाएगी तो लीची रिसर्च सेंटर कहाँ पर होगा? तो वो भी आपका मुजफ्फरपुर में है। तो लीची अनुसंधान केंद्र की स्थापना भी जो किया गया है वो भी मुजफ्फरपुर में किया गया है। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया है, इसको ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। लीची मुजफ्फरपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है, और लीची अनुसंधान जो केंद्र है, लीची रिसर्च सेंटर जो है वो कहाँ पर है, वो भी मुजफ्फरपुर में है। ठीक है, चलिए अब हम मखाना के बारे में बात करेंगे। मखाना का जो लावा होता है, मखाना के बारे में हम बात करेंगे। तो मखाना कहाँ पाया जाता है, दरभंगा और उसके आसपास के क्षेत्रों में मखाना पाया जाता है। तो लिखिए मखाना के बारे में, मखाना ये एक साथ है, दरभंगा मधुबनी के बगल में है, मधुबनी पेंटिंग वैसे ही फेमस है, दरभंगा एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में ठीक है, दरभंगा और उसके आसपास के क्षेत्रों में पाया जाता है। दरभंगा और उसके आसपास के क्षेत्रों में क्या पाया जाता है बेटा, मखाना का लावा पाया जाता है। तो जब मखाना का लावा पाया जाता है तो जाहिर सी बात है मखाना अनुसंधान केंद्र कहाँ पर लगेगा। तो बेटा मखाना जो अनुसंधान जो केंद्र लगेगा वो भी दरभंगा में लगेगा, यानी मखाना अनुसंधान केंद्र कहाँ होगा, अनुसंधान केंद्र कहाँ लगेगा, वो भी दरभंगा में ही लगेगा। ठीक है, ये नोट कर लीजिए, मखाना अनुसंधान केंद्र जो लगेगा वो कहाँ लगेगा बेटा, वो भी आपका दरभंगा में ही लगेगा। और लगेगा क्या, ऑलरेडी लगा हुआ है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, मखाना अनुसंधान केंद्र जो है, जो ये भी एक साथ है सब। ठीक है, मखाना अनुसंधान केंद्र जो है वो भी कहाँ लगेगा बेटा, वो भी दरभंगा में और उसके आसपास के जो क्षेत्र है उस आसपास के क्षेत्रों में लगेगा। अगर हम बात करें कतरनी चावल, अभी कतरनी चावल को जीआई टैग मिला है, साढ़ू राम को भी जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक है, हालांकि जीआई टैग तो बहुत सारे पढ़ाने के लिए है, जैसे गोरखपुर के टेराकोटा को जीआई टैग दिया गया है, लेकिन हम बिहार के हिसाब से बात कर रहे हैं। तो कतरनी चावल जो पाया था वो भागलपुर और मुंगेर में पाया जाता है, ये भी लिख लीजिए यहीं पर, कतरनी चावल भागलपुर और मुंगेर के क्षेत्र में पाया जाता है, जिसको भी जीआई टैग मिला है, भागलपुर में पाया जाता है, मुंगेर में पाया जाता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, जीआई टैग के हिसाब से अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो आप यहां से इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, और हम आगे बात करेंगे, हर मुद्दों पे बात किया जाएगा, कोई ऐसा मुद्दा नहीं होगा जो छोड़ूंगा मैं, कोशिश पूरी रहेगी। चलिए और बात करते हैं इसकी बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया उस पर बात करेंगे। तो लिखिए, बिहार में कृषि जलवायु मतलब मौसम संबंधी विशेषताओं के कारण बिहार की कृषि जलवायु क्षेत्र को 3 वर्गों में बांटा गया है। मौसम संबंधी विशेषताओं के आधार पर, क्योंकि क्लाइमेट पे डिपेंड करता है खेती, भारत को तो वैसे ही मौसम का जुआ कहा जाता है, खेती के लिए बारिश होनी चाहिए, और बिहार तो वैसे ही बाढ़ के प्रकोप से हमेशा देखते ही, हमेशा बाढ़ तो आती रहती है वहां पर, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है इसीलिए। तो मौसम संबंधी विशेषताओं के आधार पर बिहार के कृषि क्षेत्र को 3 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, मौसम संबंधी विशेषताओं के आधार पर, संबंधी विशेषताओं के आधार पर विशेषताओं के आधार पर मौसम संबंधी बिहार के कृषि क्षेत्र को 3 वर्गों में बांटा गया है। कृषि क्षेत्र को 3 वर्गों में बांटा गया। ठीक है, तो मौसम संबंधी, चूंकि भारत जो है मौसम का जुआ है, और मौसम संबंधी विशेषताओं के आधार पर बिहार के कृषि क्षेत्र को 3 सेक्टर यानी कि 3 जोन में बांटा गया है। तो सबसे पहला जोन लिखिए, जोन फर्स्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग जोन फर्स्ट के बारे में। जोन फर्स्ट, तो जोन फर्स्ट में क्या होगा ऐसा। तो सबसे पहले वर्षा पे अगर हम बात करें, 105 सेंटीमीटर से लेकर 115 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है जोन फर्स्ट में। वर्षा जो होती है 105 सेंटीमीटर से लेकर 115 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। यहाँ पर देखो कितनी बारिश हो रही है, 105 सेंटीमीटर से लेकर 115 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। तापमान के बारे में अगर मैं बात करूँ तो 7.7 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 36.6 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। 7.7 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 36.6 डिग्री सेंटीग्रेड तक यहाँ का तापमान है जोन फर्स्ट का। देखिए वर्षा कितनी ज्यादा हो रही है, और सबसे उपजाऊ ये क्षेत्र होता है जोन फर्स्ट का, क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, सबसे उपजाऊ क्षेत्र होगा, उपजाऊ क्षेत्र है।
ठीक है, सबसे क्या होगा, उपजाऊ क्षेत्र होगा। तो जब सबसे उपजाऊ जब क्षेत्र होगा तो बेटा ये बताओ कौन कौन सी फसल बोई जाएगी? धान होगा, गेहूं होगा, राई होगा, आलू होगा, मक्का की खेती होगी। धान होगा, गेहूं होगा, राई होगा, मक्का की खेती होगा, आलू की खेती होगा। ठीक है, क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, सबसे उपजाऊ जो क्षेत्र है यहाँ पर खेती की जाएगी। और कहाँ कहाँ ये चीजें पाई जाएंगी? तो चंपारण में पाई जाएगी, गोपालगंज में पाया जाएगा, सिवान में पाया जाएगा। सिवान वो जगह है जो सिवान में ही जीरादेई है, राजेंद्र प्रसाद साहब देश के प्रथम राष्ट्रपति जो हैं उनका जन्म हुआ था। तो गोपालगंज है, आपका सिवान है, आपका चंपारण है, आपका मधुबनी जो एरिया है, मधुबनी है तो दरभंगा भी होगा, वैशाली है। तो लिख लीजिए, एक मोटा मोटा बता देता हूँ यहाँ पर। चलिए इसके ऊपर ही बता देता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे समझ में आ रहा होगा। चलिए यहीं पे कर देता हूँ। गोपालगंज है, गंज है, सिवान है, सिवान में बड़ा ही होता है, मात्रों का भी बड़ा फर्क होता है बेटा। सिवान है, गोपालगंज है, ठीक है, चंपारण है, दरभंगा है, ठीक है, समस्तीपुर है, ठीक है, समस्तीपुर है, दरभंगा है, बेगूसराय है, मुजफ्फरपुर है। लिखना ये भी लिख लीजिए, बेगूसराय वर्मी कंपोस्ट अभी बताया था, मुजफ्फरपुर जहाँ की लीची फेमस है। देखो ये सब घूम के आएंगे, ठीक है। ऐसे याद भी करना चाहिए, बेगूसराय में वर्मी कंपोस्ट हुआ था, मुजफ्फरपुर की लीची को जीआई टैग दिया गया है, जाना भी चाहिए, वर्मी कंपोस्ट मिला भी था। समस्तीपुर है, सारण का क्षेत्र है, ठीक है, समस्तीपुर है, सारण का क्षेत्र है। ये सब जीआई टैग, जीआई मतलब जोन फर्स्ट के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे जोन सेकंड के बारे में, ठीक है, कि जोन सेकंड में कौन कौन से एरियाज आते हैं। चलिए बात करते हैं जोन सेकंड के बारे में, ठीक है। यहाँ पर बारिश दिख रहा है, सबसे उपजाऊ जमीन है। उपजाऊ जमीन होगी तो लोग वहाँ के समृद्ध रहेंगे कि नहीं रहेंगे? वाणिज्यिक फसल होगी, समृद्ध लोग भी रहेंगे, भाई लोग के पास आय का स्रोत बढ़ेगा, ठीक। और आगे हम बात करते हैं जोन सेकंड के बारे में, ठीक है। अगला हेडिंग लिखिए, जोन सेकंड के बारे में। जोन सेकंड जो है 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा एवं तापमान। जोन सेकंड में 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। तापमान जो होता है, देखो बारिश कितनी हो रही है, 120 सेंटीमीटर से अधिक तो बारिश हो रही है। तापमान कितना है, 8.8 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 33.8 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। तापमान 8.8 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 33.8 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, तापमान इसका होता है। तो बारिश कितनी हो रही है, 120 सेंटीमीटर से अधिक हो रही है। तापमान कितना है, 8.8 से लेकर 33.8 डिग्री सेंटीग्रेड तक यहाँ का तापमान है। कौन सी मिट्टी मान लीजिए पाई जाएगी, तो यहाँ पर बलुई मिट्टी पाई जाती है, बलुई दोमट मिट्टी पाई जाती है, व्यावसायिक फसल होता है। लिखना तो ये भी लिख लीजिए, बलुई दोमट मिट्टी पाई जाती है, दोमट मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पर व्यावसायिक फसलें बोई जाती हैं, क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा होंगी, समृद्ध क्षेत्र होगा, व्यावसायिक फसलें बोई जाएंगी। और जहाँ पर व्यावसायिक फसलें बोई जाएंगी वहाँ के लोग तो वैसे ही पैसे वाले होंगे, मतलब समृद्ध होंगे, ये कहना चाहता हूँ मैं, समृद्ध होंगे, वहाँ पर लोगों के पास आय का, रेवेन्यू का सोर्स ज़्यादा होगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो भौतिक सुविधाओं का क्या होगा, अभाव होगा। लिखना तो लिख लीजिए, ठीक है। बारिश ही लगातार हो रही है, लिख लीजिए, लिखना हो तो बारिश इतना ज्यादा होगा तो क्या होगा, अभाव होगा, ठीक है। कौन कौन सी फसल बोई जाएगी बेटा, धान होगा, गेहूं होगा, आलू होगा, मक्का की खेती और चाय की खेती सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बारिश हो रही है, ठीक है। आलू की खेती, मक्का की खेती, चाय सबसे इंपॉर्टेंट है, चाय की खेती, चाय के लिए पानी बहुत ज़्यादा चाहिए, चाय की खेती। धान तो हर जगह बोया ही जाता है, इसको भी लिखना है तो लिख लीजिए, धान हुआ, गेहूं हुआ, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो ये जोन सेकंड के अंतर्गत आता है। इसका पहला क्राइटेरिया क्या है, 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा चाहिए, तापमान चाहिए 8.8 से लेकर 33.8 डिग्री सेंटीग्रेड तक चाहिए, व्यावसायिक फसलें चाहिए और भौतिक सुविधाओं का अभाव चाहिए। अभाव होगा, बलुई दोमट मिट्टी, व्यावसायिक फसलें आदि पाई जाएंगी, ठीक है। तो ये होगा जोन सेकंड। अब हम बात करते हैं जोन थर्ड के बारे में। चलिए, तो जोन थर्ड पे हम बात कर लेते हैं, एक एक चीज पे बात किया जाएगा, कोई ऐसा सेक्टर नहीं होगा जो कृषि से रिलेटेड छूट जाएगा, सारे सेक्टर्स पे बात किया जाएगा। चलिए, जोन थर्ड के बारे में।
जून 3 के बारे में मैं बात कर लेता हूँ। जून 3 के बारे में हम बात करेंगे। चलो जून 3 में क्या क्या हो सकता है, इन सब मुद्दों पे हम बात करेंगे। जून 3 में क्या क्या हो सकता है। एक मिनट रुक जाइए आप लोग। ठीक है, अब सही है। जून 3 के बारे में हम बात करेंगे। जून 3 में क्या क्या होगा, 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगी। जून 3 में क्या होगा, 100 सेंटीमीटर से कम बारिश होगी। ठीक है, जून 3 में क्या होगा, 100 सेंटीमीटर से कम बारिश होगी। और तापमान कितना होगा, 8.8 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 33.8 डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापमान होगा। तापमान पे बात करोगे तो 8.8 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 33.8 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान यहाँ का होगा। कम उपजाऊ भूमि होगी, जो भूमि होगी वो क्या होगी, कम उपजाऊ भूमि होगी। उपजाऊ भूमि होगी क्योंकि बारिश का अभाव देख ही रहे हैं आप लोग। कम उपजाऊ भूमि होगी, भौतिक सुविधाओं का अभाव होगा, ये भी लिख लीजिए। जब कम उपजाऊ भूमि होगी तो भौतिक सुविधाओं का क्या होगा, अभाव होगा। अभाव होगा, ठीक है। कम उपजाऊ भूमि होगी तो भौतिक सुविधाओं का क्या होगा, अभाव होगा। और क्या होगा, यहाँ पर कौन कौन सी फसलें बोई जाएंगी, जैसे दलहनी फसलें होंगी, राई, गेहूं, धान। दलहनी फसलें, राई, गेहूं, धान आदि की खेती, धान की खेती की जाती है। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। आदि की खेती की जाती है। ये किस किस एरिया में है, शेखपुरा हुआ, नालंदा हुआ, जो सबसे पहला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्व सबसे बड़ा विश्वविद्यालय अगर मैं कहूँ, जिसने बख्तियार खिलजी ने उसको ध्वस्त किया। ठीक है, तो एक मिनट रुक जाइए आप सभी के सभी। ठीक है, नालंदा हुआ, गया हुआ, ठीक है, नालंदा हुआ, गया हुआ, जहानाबाद का एरिया जो है, औरंगाबाद का एरिया है, जहानाबाद, औरंगाबाद, औरंगाबाद। ठीक है, ये क्वेश्चन खूब पूछता है नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में, किसने के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और किसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया है। ठीक है, ध्वस्त तो बख्तियार खिलजी ने किया, लेकिन स्थापना किसने किया है, कमेंट करके बताइएगा। सबसे फेवरेट क्वेश्चन है बिहार बीसीएस का। ठीक है, इस सब एरिया में, ये सब क्या, इन सब एरियाओं में ये पाया जाता है। ठीक है, सॉरी। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। जून 3 हो गया। चलिए और आगे हम बात करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। ठीक, अब बिहार में जैसे मैंने कहा कि कृषि संरचना को 3 प्रकार से, बिहार की कृषि संरचना को 3 प्रकार की फसलें बिहार में जैसे उगाई जाती हैं, जैसे मैं पढ़ा ही रहा हूँ। जलवायु क्षेत्र के आधार पर, मौसम संबंधी विशेषताओं के आधार पर मैंने बताया। तो बिहार में कृषि संरचना पे थोड़ा हम बात करते हैं। 3 प्रकार की फसलें बोई जाती हैं बिहार में। 3 प्रकार की फसलें बोई जाती हैं। 3 प्रकार की फसलें, 3 प्रकार की फसलें बोई जाती हैं, फसलें बोई जाती हैं। बिहार में 3 प्रकार की जो फसलें हैं वो बोई जाती हैं। जैसे खरीफ की फसल है, जो जून जुलाई में बोया जाता है, अक्टूबर नवंबर में काटा जाता है, नवंबर दिसंबर में काटा जाता है। जैसे खरीफ की फसल, खरीफ की फसल ये भी लिख लो, ये भी लिख लो, खरीफ की फसल। ठीक है, जून जुलाई में बोया जाता है और नवंबर दिसंबर में से काट लिया जाता है, काटा जाता है। ठीक है, जून जुलाई में बोया जाता है और नवंबर दिसंबर में इसे काटा जाता है। कौन कौन सी फसलें बोई जाएंगी बेटा, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर। धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, ये सब फसलें बोई जाती है। ठीक है, तो इसको ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। खरीफ फसलों को 2 भागों में हम, इसको भी खरीफ फसलों को हम 2 भागों में अगर बांट लें, खरीफ फसलों को 2 भागों में बांट के देखें, खरीफ फसलों को 2 भागों में बांटा जा सकता है, एक आता है आगामी फसल। लिखिए इसमें आगामी फसल, अगहनी फसलें। तो खरीफ फसलों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक होता है अगहनी फसलें, ठीक है, ये मार्केट से होगा। अगहनी भदई फसलें, पहले लिखिए भदई फसलें।
दो भागों में बांटा सकता है भदई फसलें। भदई फसलें क्या होती हैं? तो हमने क्या कहा, खरीफ फसलों को दो भागों में बांटा है। भदई फसलें एक होता है भदई फसलें, कम समय में तैयार होने वाली फसलों को ही भदई फसलें कहते हैं। तो इसको लिखिए, कम समय में तैयार होने वाली फसलें हैं, कम समय में तैयार होने वाली फसलें हैं। भदई फसलें कौन सी होती हैं? कम समय में तैयार होने वाली फसलें होती हैं। तो मैंने क्या किया, खरीफ फसलों के बारे में मैंने कहा दो भागों में बांटा जा सकता है। एक होता है भदई फसलें, दूसरा होता है अगहनी फसलें। तो भदई फसलें क्या होती हैं? कम समय में तैयार होने वाली फसलों को ही हम क्या कहते हैं? भदई फसलें कहते हैं। कम समय में तैयार होने वाली फसलों को क्या कहते हैं हम? भदई फसलें कहते हैं। 1 मिनट में मार्कर में इंक कर दूं, ठीक है। कम समय में तैयार होने वाली फसलों को हम क्या कहते हैं? भदई फसलें कहा जाता है, ठीक है। दूसरा होता है अगहनी फसलें, ठीक है। ये सब तो हो गया, ये खरीफ फसलों में बता रहा हूं, ये आपका भदई फसलें हैं। दूसरा लिखिए अगहनी फसलें, ठीक है। खरीफ फसलों में ही बताया जा रहा है। दूसरा लिखिए अगहनी फसलें। अगहनी फसलें, बी जो है अगहनी फसलों का है। अगहनी फसलें, अगहनी फसलें खरीफ फसलों में ही है ये भदई फसलें और अगहनी फसलें। अगहनी फसलें जो है वर्षा ऋतु में बोई जाती है। अगहनी फसलें जो होती हैं वो वर्षा ऋतु में बोई जाती हैं। जैसे नवंबर दिसंबर में इसे काट लिया जाता है, तो वर्षा ऋतु में बोई जाती है, ठीक है। अगहनी फसलें वर्षा ऋतु में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काटा जाता है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा, वर्षा ऋतु में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में इसे काट लिया जाता है, ठीक है। कौन कौन सी बेटा? मुख्य रूप से धान की खेती होती है। मुख्य रूप से कौन सी खेती होगी? धान की खेती होती है। मुख्य रूप से धान की खेती होती है, अगहनी फसलों, ठीक है। चलिए और आगे बात करते हैं हम, और सब मुद्दों पे बात करते हैं। धान की फसलें बोई जाती हैं। चलिए, अगहनी फसलें ये दरभंगा में, मधुबनी में, पूर्णिया में, सहरसा में ये सब पाई जाती हैं। दरभंगा के बगल में मधुबनी है, पूर्णिया है, ये सब पाई जाती है। चलिए आगे हम बात करते हैं रबी की फसलें। खरीफ की फसलों पे मैंने बात किया, अगहनी फसलें, ठीक है। अगला लिखिए रबी की फसलें। रबी की फसलों पे लिखिए रबी की फसलें। रबी की फसलें, क्योंकि फसलें जानना बहुत जरूरी है, हमेशा पेपर में क्वेश्चंस खूब पूछता है रबी की फसलें क्या होती हैं। तो रबी की फसलें बेटा अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च और अप्रैल में इसे काट लिया जाता है। अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, अक्टूबर नवंबर में, और काटा जाता है इसे मार्च और अप्रैल में, ठीक है। अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काटा जाता है। अक्टूबर नवंबर में उसे बोया जाता है और मार्च नवंबर में काटा जाता है। जैसे गेहूं है, जौ है, चना है, मटर है, सरसों होता है, सब लिख लीजिए। जैसे क्वेश्चन खूब पूछता है, गेहूं है, जौ है, चना है, मटर है, सरसों है, ठीक है, डॉट डॉट कर दीजिए। ये सब जो है रबी की फसलें होती हैं। सिंचाई की ज़्यादा आवश्यकता होती है इनके लिए, ये भी लिख लीजिए। सिंचाई की ज़्यादा आवश्यकता ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। सिंचाई की ज्यादा आवश्यकता होती है। सिंचाई की क्या होती है बेटा? ज्यादा आवश्यकता होती है। और तीसरा, तो 3 भागों में बांटा गया था, तीसरा लिखिए जायद की फसलें। जायद की फसलें लिख लीजिए, जायद की फसलें। तीसरा लिखिए जायद की फसलें। थर्ड जो था जायद की फसलें, जायद की फसलें। आई थिंक आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि एग्रीकल्चर बहुत बड़ा सेक्टर्स है। किसी की रेवेन्यू को बढ़ाने वाला ये जो बिहार हुआ, यूपी हुआ, ये सब तो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है ना। तीसरा है जायद की फसलें जो है पर्याप्त सिंचाई सुविधा होना चाहिए। पहला कंडीशन तो ये होता है जायद की फसलों के लिए, पर्याप्त सिंचाई सुविधा होना चाहिए, पर्याप्त सिंचाई सुविधा चाहिए। मई जून में बोई जाती है और जुलाई अगस्त में काट ली जाती है। मई जून में इसे बोया जाता है और जुलाई अगस्त में काट लिया जाता है, ठीक है। मई जून में बोया जाता है और जुलाई अगस्त में काटा जाता है। जैसे मक्का है, महुआ है, माही है, ज्वार है, पटसन है। मक्का है, महुआ है, ज्वार है, पटसन है, राई है,
ठीक है, ये सब अगानी की ही जायद की ही फसलें होती है, सब्जी की खेती भी होती है इसी में। ये सब क्वेश्चन खूब पूछता है पेपर में, देख लेना पेपर, सब्जी की खेती भी की जाती है। ठीक है, चलिए, सब्जी की खेती भी की जाती है। एक मिनट रुक जाइए, मार्कर प्लीज वेट, प्लीज वेट, एक मिनट रुक जाइए आप लोग। ठीक है, चलिए, और मार्कर सही हो गया, ठीक है, थैंक यू। चलिए, अब हम थोड़ा सा एक चार्ट के माध्यम से आप लोग को कुछ बताने की कोशिश करेंगे। उत्पादन और उत्पादकता थोड़ा सा बताऊंगा बिहार में, अग्रणी के बारे में। तो अगला जो हमारा हेडिंग होगा, इसी में हेडिंग जो होगा, बिहार में चावल, गेहूं और मक्का और दलहनों के उत्पादन और उत्पादकता वाले अग्रणी जिले। बिहार में चावल, गेहूं और मक्का और दलहनों, बिहार में हेडिंग डाल लीजिए, चावल, गेहूं, मक्का, दलहनों के उत्पादन, बिहार में चावल, गेहूं, मक्का और दलहनों के उत्पादन और उत्पादकता वाले अग्रणी जिले। उत्पादन और उत्पादकता वाले अग्रणी जिले, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं एक डायग्राम से बता देता हूं, अग्रणी जिले। ठीक है, ये हेडिंग है आपका, मान लीजिए, चलिए, क्योंकि जरूरी है इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा इसको। तो सबसे पहले लिखिए यहाँ पर गेहूं के बारे में। उत्पादन, उत्पादकता कहाँ होती है, उत्पादन कहाँ होता है। ठीक है, गेहूं का उत्पादकता कहाँ पर होता है, उत्पादन कहाँ पर होता है। तो सबसे पहले लिखिए गेहूं, जो उत्पादकता जो होती है वो आपका उत्पादन जो, सबसे पहले लिखिए चावल, चावल का लिखिए पहले। चलिए मैं चावल का सबसे पहले बताता हूँ, चावल सबसे ज्यादा होता है, ऐसे लिखिए चावल। ठीक है, चावल लिखिए। ठीक है, ऊपर लिखिए उत्पादन और उत्पादकता लिखिए, उत्पादन या उत्पादकता लिख लीजिए ऐसे। ठीक है, चावल लिखिए, उत्पादन और उत्पादकता ऐसे लिख लीजिए, उत्पादन और उत्पादकता लिख लीजिए। ठीक है, चावल के बारे में हम लोग लिखेंगे उत्पादन और उत्पादकता, और अग्रणी 3 जिले, यहाँ लिखिए अग्रणी 3 जिले, 3 जिले, अग्रणी 3 जिले। चावल है, उत्पादन और उत्पादकता। तो उत्पादन कहाँ पर होता है, उत्पादकता कौन है, उत्पादन जो होता है वो बेसिकली रोहतास, औरंगाबाद और आपका कैमूर में होता है। उत्पादन जो होता है 3 जिले जो है, रोहतास, औरंगाबाद और कैमूर जिले में होता है। जो प्रोडक्शन होता है चावल का, सबसे ज्यादा अग्रणी 3 जिले हैं, रोहतास है, औरंगाबाद है और कैमूर है। और उत्पादकता कौन सा है, रोहतास है, अरवल है, औरंगाबाद है। ठीक है, उत्पादकता कहां पर है, रोहतास है, अरवल है और औरंगाबाद। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, इसलिए मैंने चार्ट के माध्यम से बताने की कोशिश किया है। मान लीजिए कहीं से भी पूछ दे कि चावल, आप कह रहे हैं कि चावल सबसे ज्यादा होता है, धान की खेती की जाती है, चावल लोग वहां पर खाते हैं, तो कहां पर है, तो 3 जिले रोहतास, औरंगाबाद और कैमूर है उत्पादन में, और उत्पादकता में है रोहतास, अरवल और औरंगाबाद है। अब हम चावल के बाद गेहूं की बात करेंगे। ठीक है, वीट की बात करेंगे, गेहूं। तो गेहूं के अगर मैं उत्पादन के बारे में बात करूं, तो गेहूं जो होता है रोहतास में होता है, मुजफ्फरपुर में होता है और सीतामढ़ी में होता है। दूसरा है, ये इसको हटा देता हूं यहां से, गेहूं का अगर मैं उत्पादन पे बात करूं और उत्पादकता पे बात किया जाए, उत्पादन कहाँ का होता है, गेहूं का जो उत्पादन होता है बेटा, वो रोहतास में होता है, मुजफ्फरपुर में होता है और सीतामढ़ी में होता है। रोहतास, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी में होता है। रोहतास, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी में होता है। ठीक है, रोहतास, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी में उत्पादन होता है। और उत्पादकता कहाँ होता है बेटा, मधेपुरा में होता है, बेगूसराय में होता है और रोहतास में होता है। मधेपुरा में होता है, बेगूसराय में होता है और रोहतास में होता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लिए, ऐसे ही नोट कीजिए। ठीक है, गेहूं हो गया, चावल हो गया। चलिए और आगे बढ़ते हैं, अगला हम मक्का के बारे में बात करते हैं। मक्का के बारे में बात करते हैं, मक्का के बारे में बात करते हैं।
ठीक है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जितने अच्छे तरीके से आप लोग को समझाया जा सके उतनी शिद्दत से मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, मक्का के बारे में हम लोग बात करेंगे। मक्का, तीसरा लिखिए मक्का के बारे में। मक्का में उत्पादन में कौन है और उत्पादकता में कौन है? मक्का जो है, मक्का जो बेटा कटिहार है, पूर्णिया है, अररिया जो है वहां पर उत्पादन ज्यादा होता है। ठीक है, मक्का जो है पूर्णिया है, अररिया है, कटिहार है, अररिया है, यहाँ पर उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। और उत्पादकता सबसे ज्यादा अगर 3 जिले पूछे तो क्या बताएंगे? पूर्णिया है, अररिया है और सुपौल है। पूर्णिया है, 3 जिले, पूर्णिया जो है, अररिया है, सुपौल है। बेटा इसको पढ़ के जाना, हमेशा क्वेश्चन मिलेंगे अगर कृषि से संबंधित पूछे जाएंगे तो। ठीक है, तो ये मक्का का हो गया। अगला जो है लिख लीजिए दलहन के बारे में। जब इतना पढ़ रहे हैं तो ये भी जान ले दलहन के बारे में। वैसे भी बहुत जरूरी है दलहन चीजें, दलहनी फसलें भी होती हैं। तो दलहन के बारे में उत्पादन लिखिए और उत्पादकता लिखिए। ठीक है, उत्पादन में कौन कौन से आएंगे बेटा? पटना है जो बिहार की राजधानी है, पटना। औरंगाबाद है, नालंदा है, नालंदा विश्वविद्यालय। तो लिखिए पटना, औरंगाबाद, नालंदा। ठीक है, ये उत्पादन में है। और उत्पादकता में कौन कौन से 3 जिले हैं? बक्सर है, पटना है और पूर्वी चंपारण है। बक्सर है, बक्सर की लड़ाई भी हुई थी, पटना भी है और पूर्वी चंपारण गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह भी किया था। चंपारण नील की खेती के लिए वहां पर राजकुमार शुक्ल जी ने बुलाया भी था। और सबसे फेवरेट क्वेश्चन है बिहार पीसीएस का, कोई ऐसी परीक्षा नहीं है जिसमें नील आंदोलन से क्वेश्चन ना पूछा हुआ, चंपारण आंदोलन से क्वेश्चन ना पूछा गया हो। गांधी जी की एंट्री भारतीय राजनीति में की गई है, तो वो क्षेत्र है, वो जो राज्य है वो बिहार है और वो क्षेत्र जो है वो पूर्वी चंपारण का क्षेत्र है। 3 कठिन प्रणाली को लेकर वहां पर विद्रोह हुआ था, आंदोलन हुआ था। ठीक है, अगला जो हम टॉपिक पे बात करेंगे, एक मिनट आप रुक जाइए प्लीज, वेट। ठीक है बेटा, मैं आ गया। ठीक है, गर्मी बहुत ज़्यादा है आज। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा बात करेंगे थोड़ा सा और। बिहार की जलवायु जो है सभी लोग जानते हैं कि बंगाल की खाड़ी की जलवायु से प्रभावित होती है, जिसे संशोधित रूप में उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु भी कहा जाता है। ये सब तो चलिए हो गया, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। क्योंकि बंगाल की खाड़ी बगल में ही है, बंगाल सटा हुआ भी है। जूट के उत्पादन में भी पश्चिम बंगाल के बाद बिहार का दूसरा स्थान है। ठीक है, तो थोड़ा सा और भी पढ़ लेते हैं इसमें से। ठीक है, बिहार की जो जलवायु होती है वो बंगाल की खाड़ी की जलवायु से क्या होती है? बंगाल की खाड़ी की मानसूनी जलवायु से प्रभावित होती है। बिहार की जलवायु किसी को छोड़ा नहीं जा सकता है। जलवायु बंगाल की खाड़ी की मानसूनी जलवायु से प्रभावित रहती है। बिहार की जलवायु जो है बंगाल की खाड़ी की मानसूनी जलवायु से प्रभावित रहती है, जिसे क्या कर सकते हैं? संशोधित रूप में उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु कहा जा सकता है। जिसे संशोधित रूप में उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु कहा जा सकता है। ठीक है बेटा, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु कहा जा सकता है, इसको नोट कीजिए। ठीक है, बिहार की जलवायु जो है बंगाल की खाड़ी की जलवायु से प्रभावित होती है।
इसके साथ ही साथ बिहार का अगर मैं बारे में बात करूं, बिहार के पूर्वी भाग में आर्द्र तथा पश्चिमी भाग में अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है। बिहार के पूर्वी भाग में आर्द्र तथा बिहार के पूर्वी भाग में आर्द्र तथा पश्चिमी भाग में अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है। बिहार के पूर्वी भाग में आर्द्र तथा पश्चिमी भाग में अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है। और मजे की बात एक बात बताऊं, सबसे इंपॉर्टेंट, ये सब तो हो ही गया। चलिए, बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। 2 जनवरी 2020 को भारत सरकार द्वारा बिहार सरकार को कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसको भी नोट कर लीजिए, की पॉइंट करके सब मैं बता रहा हूं आपको। अब लिखिए, कुछ की पॉइंट लिख लीजिए, की पॉइंट महत्वपूर्ण बिंदु लिख लीजिए, क्योंकि ठीक है, भारत सरकार ने, नोट कर लीजिए, भारत सरकार ने, केंद्र की जो सरकार है, भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को, भारत सरकार ने क्या किया था, 2 जनवरी 2020 को मक्का और गेहूं की उत्पादकता और उत्पादन के लिए, मक्का और गेहूं की उत्पादन और उत्पादकता के लिए बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित किया था। कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित किया था। नोट कर लीजिए इसको, कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित किया था। ठीक है, अगर राज्य में सकल कृषि में लगभग 3.3 हिस्सों पर, अगर मैं बात करूं, गन्ने की अगर मैं बात करूं, ये तो चलो गेहूं आपका हुआ, आपका मक्का हुआ, अगर मैं गन्ने की बात करूं तो राज्य के जितने भी एरियाज हैं, राज्य के जितने भी एरिया हैं, राज्य के सकल कृषि, एक मिनट रुक जाइए, मैं मार्कर चेंज करूं, राज्य के जो सकल कृषि क्षेत्र के लगभग 3.3 हिस्से पर गन्ने की खेती की जाती है। राज्य के सकल कृषि क्षेत्र पे, सब वन लाइनर बता रहा हूं इसमें, क्षेत्रफल, क्षेत्र के 3.3% क्षेत्रफल एरिया पर गन्ने की खेती की जाती है। नोट कर लीजिए इसको, गन्ने की खेती की जाती है। और भी थोड़ा इंपॉर्टेंट जल्दी जल्दी बता देता हूं मैं आप लोगों को, जितना भी इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि एक समय भी फिक्स होता है। चलिए और भी आगे देख लीजिए। अगर मैं बात करूं बिहार के बारे में, और कि बिहार जो है बेटा आपका राज्य में जो भी आपका गन्ना उत्पादन में 5.8% जो है हिस्सा जो है पश्चिमी चंपारण जिले का है। गन्ने का जो मैं बताया 5.8% जो हिस्सा है पश्चिमी चंपारण जिले का है, पश्चिमी चंपारण जिले का है, ये भी नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, और लिखना लिख लीजिए। बिहार में मुंगेर एवं पटना में क्या होता है बेटा, चना उत्पादन के लिए विख्यात है। मुंगेर एवं पटना जिले के बढ़ैया मोकामा गांव जो है, मुंगेर और एवं पटना जिले के बढ़ैया मोकामा क्षेत्र जो है चना उत्पादन के लिए जो है फेमस है, चना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मुंगेर और पटना जिले के बढ़ैया जो है, जो आपका क्षेत्र जो है आपके क्या है, चना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये भी नोट कर लीजिए। मुंगेर और पटना जिले में जो चना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, इसको नोट कर लीजिए। और भी आगे हम बात करते हैं। ठीक है, और भी बात करते हैं। यह राज्य देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में अपना जो डिस्ट्रीब्यूशन देता है वो 8 से 10% का देता है। यह राज्य जो होता है, यह राज्य मेरे बिहार राज्य देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में
8 से 10% का योगदान देता है, योगदान देता है। ठीक है। बिहार में अगर मैं औसत जोतों का आकार के बारे में बात करूं तो औसत जोतों का आकार 0.39 हेक्टेयर। देख लीजिए, छठवां था, बिहार में औसत जोतों का आकार 0.39 हेक्टेयर। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, पॉइंट वाइज करके सब लिखते चले आइए आप लोग। बिहार में 3% परिवारों के पास अर्ध मध्य भी सब तो वैसे बता चुका हूँ आप लोग को, लघु सीमांत और बृहद तो बता ही चुका हूँ। बिहार सरकार ने जैसे पूर्णिया राज्य में अकेले 70% दूध उत्पादन होता है। चलो दूध पे बता देता हूँ। पूर्णिया राज्य में, पूर्णिया में अकेले 70% दुग्ध उत्पादन होता है, दुग्ध उत्पादन होता है। नोट कर लीजिए, ये सब चीजें हैं इंपॉर्टेंट, जितना भी है सब पढ़ लीजिए एक साथ। 70% दूध उत्पादन होता है पूर्णिया में। ठीक है। और जूट के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। जूट क्या है? एक नकदी फसल है, फसली नकदी फसल है। तो वेस्ट बंगाल के बाद दूसरा स्थान है बिहार का, ये भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। राज्य के देश के कुल खाद्यान्न में बिहार की हिस्सेदारी लगभग 6.6% है, सब बता चुका हूँ, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दूध उत्पादन में भैंस का है, गाय का है, बकरी का है, भैंस का है, गाय का है, बकरी का है। एक मिनट रुक जाइएगा प्लीज, वेट। चलिए नॉवल लिखिए। बिहार में 90% मखाना दरभंगा में होता है, उत्पादन होता है। अभी बताया भी था, मखाना अनुसंधान केंद्र भी लगाया गया है, वो दरभंगा में ही लगाया गया है, मखाना अनुसंधान केंद्र। ठीक है, दरभंगा में मखाना अनुसंधान केंद्र भी, ये बता रहा हूँ। राज्य के लीची के उत्पादन और सुरक्षित उपयोग के लिए, ये भी लिख लीजिए, राज्य के लीची उत्पादन, मुजफ्फरपुर का जो लीची है, उत्पादन और सुरक्षित उपयोग के लिए राज्य के लीची उत्पादन और सुरक्षित उपयोग के लिए लीची सुरक्षा अभियान भी चलाया गया है। लीची सुरक्षा अभियान चलाया गया। इसको लिख लीजिए, राज्य के लीची उत्पादन और सुरक्षित उपयोग के लिए लीची अनुसंधान चलाया गया है। अगर हम बागवानी के बारे में बात करें, बागवानी चूंकि वैसे भी भारत सरकार बागवानी को लेकर बहुत ही अपने आप में सजग रहती है, राष्ट्रीय बागवानी मिशन भी चलाया जा रहा है, वैसे सीएम बागवानी मिशन भी चलाया जा रहा है। तो बागवानी को बढ़ावा देने के लिए 22 जिलों में, लिख लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ा नहीं जा सकता। इसको बागवानी को बढ़ावा देने के लिए 22 जिलों में, चलिए 22 जिलों में राष्ट्रीय बागवानी मिशन, ठीक है, 22 जिलों में राष्ट्रीय बागवानी मिशन और 15 जिलों में मुख्यमंत्री बागवानी मिशन, बागवानी मिशन चलाया जा रहा है। तो 22 जिलों में राष्ट्रीय बागवानी मिशन और 15 जिलों में जो है मुख्यमंत्री बागवानी मिशन चलाया जा रहा है। ठीक है, ये पूरी कोशिश अच्छे से की जा रही है ताकि जितना अधिक से अधिक आप लोगों को बताया जा सके। तो पूरा बेटा ये जितना भी आज मैंने आपको कृषि से संबंधित बताया, ये सारे के सारे अपने आप में एक इम्पोर्टेंट है बताने के लिए। कृषि में बहुत कुछ है बिहार में, क्योंकि बिहार जो है कृषि प्रधान राज्य है। बिहार अपने आप में हर क्षेत्र में, चाहे ब्यूरोक्रेट्स के मामले में हो, चाहे खेती के क्षेत्र में हो, चाहे राष्ट्रीय आंदोलन के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में बिहार तो वैसे भी अव्वल रहा है। लेकिन आज भी पिछड़े राज्यों में उसकी गिनती होती है। और कृषि जो है, जैसे मैंने कहा कि बिहार की 75% जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है,
औसत जोतों का आकार में मैंने बताया कितनी अनियमितताएं हैं, किसी के पास कितने ज़्यादा है, 77% किसानों के पास 1 हेक्टेयर से भी कम जमीन मैंने आपको बताया था, ठीक है, और 1% के पास सोचिए 4 हेक्टेयर से अधिक जमीन है। ये असमानता है, यही गरीबी और अमीरी के बीच की खाई को कहीं ना कहीं बांटता है, बहुत दूर तक गैप होता है। तो मैं कोशिश किया हूँ कि जितने भी बिहार की कृषि से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जो की पॉइंट है, जो मेन चीज़ें हैं, उसको अब मैं बताऊँ और पूरे शिद्दत के साथ आपको बताया गया है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं और इसकी एंडिंग कर लेते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लिखिए, जो परीक्षाओं में क्वेश्चन खूब पूछते हैं। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन 1 मिनट रुक जाइए, बस 1 मिनट। चलिए क्वेश्चन लिखिए, लीची अनुसंधान केंद्र कहाँ है? पहला क्वेश्चन लिखिए, लीची अनुसंधान केंद्र कहाँ है? केंद्र कहाँ है? कहाँ है लीची अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ऑप्शन ए दरभंगा, ऑप्शन बी मुंगेर, ऑप्शन सी पटना और ऑप्शन डी मुजफ्फरपुर। क्या लगता है आप लोगों को, क्या बताया गया था लीची के बारे में? लीची अनुसंधान केंद्र कहाँ है? लीची सबसे ज्यादा कहाँ होती है बेटा? तो सर मुजफ्फरपुर में होती है। तो लीची अनुसंधान केंद्र कहाँ होगा? मुजफ्फरपुर में होगा। इसका सही आंसर क्या होगा बेटा? आंसर डी होगा, मुजफ्फरपुर में होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है? डी है। अगला क्वेश्चन लिखिए, बिहार में औसत जोतों का आकार, बिहार में औसत जोतों का आकार, बिहार में औसत जोतों का आकार, ऑप्शन ए 0.36 हेक्टेयर, बी 0.38 हेक्टेयर, सी 0.41 हेक्टेयर और डी 0.42 हेक्टेयर। तो लमसम में देखोगे तो क्या होगा आंसर इसका? बी हो जाएगा, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं क्वेश्चन। अगला लिखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? एक, बिहार में 77% जनसंख्या के पास 1 हेक्टेयर से अधिक जमीन है, कम जमीन है। बी, बिहार में 77% जनसंख्या के पास 1 हेक्टेयर से अधिक है, सी, बिहार में 1% जनसंख्या के पास 1 से 4 हेक्टेयर है, बिहार में 1% जनसंख्या के पास या 19% जनसंख्या के पास 80% जमीन है। कौन सा आंसर सही हो सकता है? पहला आंसर, बिहार में 77% जनसंख्या के पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन है, क्या है? बिल्कुल सही है। 77% जनसंख्या के पास 1 बिल्कुल गलत है। बिहार में 1% जनसंख्या के पास 1 से 4 हेक्टेयर नहीं बेटा, 4 से एवा पहले। और बिहार में 19% जनसंख्या के पास 80% जमीन है, 80 तो ना है, ठीक है। तो ये भी गलत होगा। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाए, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को आज का जो मैंने बिहार एग्रीकल्चर पढ़ाया है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। थोड़ा सा बच गया था वो नलकूप, नहर और अन्य साधन जो हैं, सबसे ज़्यादा जो सिंचाई के साधन है वो नलकूप है, फिर नहरें हैं, फिर अन्य साधनों से वहाँ पर सिंचाई की जाती है। बताने के लिए बहुत कुछ है एग्रीकल्चर में, लेकिन कम समय में अपने आप को रिप्रेजेंट करना बिहार एग्रीकल्चर में जितनी कोशिश मैंने किया है, जितना हो सके उतनी कोशिश किया गया है। बहुत कुछ बचाने के लिए अभी भी शेष है, मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरा का पूरा हुआ है, लेकिन ये डेमो क्लास था और उसी तरीके से मैंने आपको रिप्रेजेंट किया है। जिस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन आते हैं और बिहार में हमेशा क्वेश्चन तो रिपीट होते रहते हैं।
तो चलिए इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपने आज के लेक्चर को समाप्त करता हूँ। आई होप कि आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ आज समाप्त करता हूँ। उत्कर्ष परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू ऑल ऑफ यू। ठीक है, क्लास को हम यहीं पर ऑफ करते हैं। नमस्कार।